हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में हम 50 डेज 50 मार्क्स का हमारा जो इनिशिएटिव है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इनिशिएटिव इज ऑल अबाउट trying to gain at least 50 marks in the IE and IFS and other papers of JIB exam। इस JIB एग्जाम से पहले के जो 50 डेज उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके ओके। तो इन दिस सेशन विल बी डिस्कसिंग वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अ फ्यू चैप्टर्स। एंड ये जो टॉपिक्स है वो प्रीवियसली जो JIB का एग्जाम हो चुका है उसमें पूछे गए हैं, राइट। और साथ में कौन से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए वी विल ऑल्सो सी कि प्रीवियसली कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साथ में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ओके, सो दिस इज डे 38 एंड लेट अस क्विकली बिगिन द सेशन। बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप लोग JIB एग्जाम का प्रिपरेशन अभी आगे के साइकिल के लिए कर रहे हैं देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर गाइडेंस। और एडुटैब आपके लिए मास्टर कोर्स के रूप में गाइडेंस लेकर आ रहा है, जहाँ पर चारों कंपोनेंट्स के इम्पॉर्टेंट जो चारों कंपोनेंट्स के से रिलेटेड आपको रिकॉर्डेड शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं अलोंग विथ द MCQs ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और जो शॉर्ट नोट्स हैं एंड लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन एनरोल इनटू इट एंड JIB 75 कोड का यूज़ करके आप 75% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ वी ऑल्सो हैव द सुपर क्रैश कोर्स, जिसमें आपको लाइव क्लासेस कराए जा रहे हैं एंड ये लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर द अपकमिंग अक्टूबर साइकिल का JIB एग्जाम। सो हरी अप एंड क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो इन दिस सेशन चैप्टर 31 32 हम करने वाले हैं कैपिटल मार्केट्स एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। ये हमारा चैप्टर 31 है। तो कैपिटल मार्केट की हमने पिछले चैप्टर में मनी मार्केट की बात की थी। देयर द इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ टेनोर, ठीक है, उनका जो टर्म होता है वो 1 ईयर या उससे कम का होता है। कैपिटल मार्केट में 1 ईयर से ज़्यादा का टर्म का होता है। ओके, इसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज की हम यहाँ पे बात करेंगे। सो विल सी व्हाट द स्टॉक एक्सचेंजेस आर। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मोर देन 1 ईयर के इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर हैं। कोई भी लोन लिया जा रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, दे आर टेकन फॉर मोर देन 1 ईयर टर्म, ठीक है। तो इस कैपिटल मार्केट में दो टाइप्स के मार्केट हैं। previously also we have discussed these things but let us discuss once again। प्राइमरी मार्केट, जहां पर कंपनी फर्स्ट टाइम जो है या फिर वी कैन से कंपनी शेयर्स, बॉन्ड्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है टू टेक अप द लोन उन्हें इशू कर रही है। सो दैट इज द प्राइमरी मार्केट एंड द इन्वेस्टर वहां कंपनी से डायरेक्टली उस इंस्ट्रूमेंट को बाय कर रहा है। सेकेंडरी मार्केट है, एक इन्वेस्टर ने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बाय किए हैं वो दूसरे इन्वेस्टर के साथ जो है वो सेल कर रहा है, फिर उससे बाय कर रहा है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड कंपनी से अभी जो है कोई फिलहाल जो है रिलेशनशिप नहीं है। ओके, सेकेंडरी मार्केट, ये प्राइमरी मार्केट में खरीदा फिर सेकेंडरी मार्केट में जाकर दूसरे इन्वेस्टर्स को सेल किया। सो दैट इज व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। इससे रिलेटेड सेबी के गाइडलाइन से कंपनीज एक्ट के तहत प्राइमरी मार्केट चलता है। प्राइमरी मार्केट में दो तरह के इश्यूज होते हैं, ठीक है। जो इश्यूज इन द सेंस, जो शेयर्स एंड बॉन्ड्स रिलीज किए जाते हैं, लाए जाते हैं इनटू द पब्लिक डोमेन। तो ये जो कंपनी है वो एक तो पब्लिक डोमेन में लेकर आ सकती है, यानी कि पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए शेयर्स ओपनली ला सकती है, जिससे IPO भी कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर वो पहली बार किया जा रहा है, FPO अगर दूसरी तीसरी बार, पहली बार के बाद जो है ये शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, तो पब्लिक के लिए यानी कि कोई भी बाय कर सकता है, एलिजिबल पर्सन। इसके अलावा प्राइवेट प्लेसमेंट है, जहां पर ये जो कंपनी है किसी और कंपनी या फिर एंटिटी को अपने सारे शेयर्स दे दे रही है, तो प्लेस चेंज कर दे रही है, जस्ट सिंपली वी कैन से ऑफ दीज पर्टिकुलर शेयर। सो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये दो तरीके से हैं जिसके वी कैन से जो डिफरेंट इंटरमीडियरीज यहाँ पर होते हैं, मर्चेंट बैंकर, इशू मैनेजर, ये सब हम आगे और आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ जो सेकेंडरी मार्केट है यहाँ पे ट्रेडिंग होती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज एंड देन उससे जो है प्रॉफिट कमाने का काम। पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मेनली इन्वेस्टर्स होते हैं। सेकेंडरी मार्केट में दो टाइप के मार्केट होते हैं, ठीक है। तो ये जो शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग किया जा रहा है, शेयर्स दिया, मनी लिया, ये डायरेक्टली किया जा सकता है बिटवीन द इन्वेस्टर्स। तो उसे हम डीलर मार्केट कहते हैं या ओवर द काउंटर मार्केट कहते हैं। अब ये अगर किया जा रहा है
थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बीच में आप जो है जो भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर शेयर्स लिस्टेड है, जो कंपनीज लिस्टेड है, वहां से भी बायर एंड सेलर कनेक्ट करके जो है खरीद सकते हैं। तो दोनों को एक दूसरे के बारे में तो पता नहीं होगा, बट क्या डील है, क्या बाय किया जा सकता है, वो देखा जा सकता है। एंड द सेलर द बायर कैन बाय दैट फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो। तो बीच में अगर स्टॉक एक्सचेंज आ रहा है, उसे हम जो है एक्सचेंज ट्रेडेड हम कह सकते हैं कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड द ओवर द काउंटर मार्केट। तो ओवर द काउंटर मार्केट को डीलर मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली डील करते हैं दूसरे पर्सन के साथ। एंड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स उनके ऑक्शन होती है, उनके प्राइस डिसाइडेड नहीं होता, ऑक्शन के थ्रू होता है मोस्टली प्राइस डिसाइड। तो दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्शन मार्केट। तो इसकी यूटिलिटी क्या है, इन्वेस्टर्स अपने सिक्योरिटीज वगैरह ट्रेड कर सकते हैं, मैनेजर्स डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे आगे हमारा कंपनी बढ़ेगा एंड क्या होगा, एंड बैंक जो है यहाँ से अर्न कर सकते हैं। ओके, देयर आर सम टर्म्स हियर। अगर आप इन सिक्योरिटीज को ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो यू हैव टू पे द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिंपली 2004 से इफेक्टिव है। नेक्स्ट इज अ रोलिंग सेटलमेंट, यानी कि आप अगर आज ये जो डील कर रहे हैं कि वी हैव टू बाय द शेयर्स, वी हैव टू ट्रांसफर द मनी, अगर आप ये डील आज कर रहे हैं तो इसका सेटलमेंट कब होगा? क्या आप वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में इमीडिएटली आ रहे हैं ऑन द सेम डे? लेट अस से 1 जन को किया, एंड 1 जन को ही वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ रहे हैं, एंड आपका जो मनी वॉट एवर यू हैव पेड दैट इज गोइंग टू द पर्सन हु इज इशूइंग द शेयर्स। ऐसा सेम डे पे अगर हो रहा है तो उसे कहते हैं टी डे सेटलमेंट। टी डे मीन्स जो भी ट्रेडिंग डे था उस सेम डे पे सेटलमेंट। अगर इसके लिए 1 डे लग रहा है, 1 वर्किंग डे एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी कि 1 जन को किया तो 2 जन तक ये सारा सेटलमेंट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड T+1 सेटलमेंट साइकिल, दैट इज कॉल्ड द रोलिंग सेटलमेंट। तो T+2 जनरली होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस कुछ T+1 भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सेबी इज ट्राइंग कि अब टी डे हो जाए, सेम डे पे ये सेटलमेंट हो जाए। अब व्हेन एवर द ब्रोकर इज गिविंग आउट सम मनी, या फिर वो शेयर्स जो है सेल कर रहा है, किसी को सेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द पे इन डे। और जब स्टॉक एक्सचेंज मनी दे रहा है या फिर शेयर्स को सेल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द पे आउट डे। ठीक है, तो जनरली T+2 सेटलमेंट यहाँ पर भी है। स्टॉक एक्सचेंज ऑक्शन करते हैं, एज आई टोल्ड यू। लेटेस्ट से कोई भी सिक्योरिटी है, शेयर से उनका प्राइस डिसाइड करना है, तो स्टॉक एक्सचेंज ऑक्शन करेगा कि आप सब बताओ कितना प्राइस पे आप इसे बाय करोगे, तो जो भी बेस्ट प्राइस होगा दैट विल बी डिसाइडेड फाइनली। लेटेस्ट से स्टॉक एक्सचेंज को किसी एक पर्सन को शेयर्स डिलीवर करने हैं ऑन 1 जन, बट वो नहीं कर पा रहा है, वो शेयर्स किसी वजह से नहीं डिलीवर हो पा रहे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है स्टॉक एक्सचेंज की कि अपने कस्टमर को डेफिनेटली 1 जन को वो शेयर्स डिलीवर करे। तो मार्केट में जाके जनरल इन्वेस्टर्स के पास जाके, भाई किसी के पास ये शेयर है तो प्लीज़ मुझे दे दो, एंड वॉट एवर प्राइस यू वांट यू कैन बिड। ठीक है, ये ऑक्शन करके वो शेयर्स उनको डिलीवर कराया जाता है। जो भी डिफरेंस इन द प्राइस है वो जिसकी वजह से डीले हुआ है उससे रिकवर किया जाता है। एंड द लास्ट थिंग हियर इज सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम। तो कई बार हम जनरली जो शेयर है वो क्यों खरीदते हैं, यू बाय द शेयर एंड देन वो शेयर का लेट्स से प्राइस इंक्रीज हो गया, लेट्स से ये इनिशियली 100 था, देन ये 150 हो गया, तो ये जो एक्स्ट्रा 150 रुपीज़ है, ये जो हुआ है, ये एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ कमाने के लिए वी जनरली बाय द शेयर्स। ठीक है, 100 पे खरीदा, 150 पे सेल किया। बट कई लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? प्राइस हाई है 150, बट दे नो कि इसका प्राइस जो है रिड्यूस हो जाएगा लेटर ऑन। ठीक है, तो इनिशियली दे सेल द शेयर्स हियर, एंड देन बाय द एंड जब ये प्राइस रिड्यूस हो गया, बाय द एंड ऑफ द डे लेट्स से, ये जो है बाय कर लेते हैं इस पर्टिकुलर शेयर को। तो इनिशियली सेल कर दिया तो 150 में सेल कर दिया, तो वो ट्रांसफर मनी जो है आते रहता है, एंड बाय द इवनिंग दे विल बी बाइंग द शेयर, एंड इस शेयर को यूज करते हैं टू डिलीवर टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो क्या सर उनके पास शेयर नहीं भी होने पे वो सेल कर सकते हैं? यस, सेबी अलाउस दिस थिंग। ठीक है, सेबी अलाउ करता है कि आप एक सेलिंग का जो है बिड लगा दो, तो यू कैन गो फॉर दैट। 150 पे सेल कर दिया, 100 पे बाय कर लिया, एंड देन डिलीवर इट। बट मेनी अ टाइम्स 100 पे बाय करने के लिए इवनिंग पे ये शेयर अवेलेबल ही नहीं होता, तो वो शेयर किसी से लेंड करते हैं, तो दैट इज द पर्सन हु इज नोन एज द लेंडर। यहाँ पर प्रॉफिट कितना 50 रुपीज़ का कमाया, तो 50 में से थोड़ा ये जो बायर है, ठीक है, जिस पर्सन ने ये शॉर्ट सेलिंग किया है वो रख लेता है, बाकी मनी जिसने लेंड किया है उसको दे देता है। लाइक 30 रुपीज़ इसके पास, 20 रुपीज़ जो ये लेंडर है उसके पास दे दिया जाता है। ठीक है,
ये उससे लेंड करके इमीडिएटली सेंड कर दिया जाता है बाय द इवनिंग, एंड ये जो लेंडर है इसको बाद में किसी तरह बाय करके ये शेयर रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज द सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग होती है, लेंडर है, बोरोवर है, एंड बीच में ये सारी चीज़ें सही करने के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी होता है। एंटायर एक्सप्लेनेशन हैव ऑलरेडी गिवन यू, एंड ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अप्रूव्ड इंटरमीडियरी माना जाता है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम, ठीक है। नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। में पूछा हुआ, कंसीडर दैट अ पर्सन हैज बॉट शेयर्स ऑफ रिलायंस ऑन 23 दिसंबर, व्हाट इज द डेट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। तो मोस्टली T+1 यहाँ पर जो है सेटलमेंट होता है, तो उसके बेसिस पर इफ वी सी, या फिर T+2 यहाँ पर जो है सेटलमेंट होता है, तो इसके बेसिस पर इफ वी सी द करेक्ट आंसर वुड बी 24 दिसंबर 2022, ठीक है। तो T+1 सेटलमेंट मोस्टली तो नेक्स्ट डे पे, नेक्स्ट वर्किंग डे है, वी जस्ट इमेजिन कि हाँ नेक्स्ट डे वर्किंग डे है, एंड 24 दिसंबर 2022 को ये सेटलमेंट होगा। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड ऑक्शन मार्केट, तो ये क्लियरली हमने डिस्कस किया, जो कौन सा मार्केट को हम ऑक्शन मार्केट कह सकते हैं। तो प्राइमरी डीलर मार्केट तो चलो ये है, बट यहाँ पर जो भी आपका होता है ट्रांजैक्शंस ओवर द स्टॉक एक्सचेंज, सो दैट कैन बी कॉल्ड एज द ऑक्शन मार्केट, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ऑक्शंस होते हैं। सो सी विल बी द राइट आंसर हियर, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट की हम बात कर लेते हैं, किस तरह के इश्यूज यहाँ पर होते हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स इंक्लूडेड हियर। टाइप्स ऑफ इश्यूज आर थ्री, फर्स्टली पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। तो पब्लिक इश्यू का मतलब है आप अपने शेयर्स जो है वो पब्लिक डोमेन में इशू कर रहे हैं, सिंपल है। राइट्स इशू का मतलब है आपके जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है, लेटेस्ट से आप जो लोग ये सेशन देख रहे हैं आप सभी मेरे शेयर होल्डर्स हैं, तो मैं आपको ही लेटेस्ट से किसी ने 50 शेयर्स खरीदे, किसी ने 10, किसी ने 20, तो मैं आपको ही वापस से नेक्स्ट टाइम जब शेयर्स इशू किए जा रहे हैं मैं आपको ही फिर से ये शेयर्स दे रहा हूँ। तो 50 वाले को ज़्यादा ऑफर होगा कि 50 खरीद लो, 10 वाले को 10 होगा, 20 वाले को 20 ऑफर होगा, तो इस तरीके से। तो आपके जो मेरे कंपनी में राइट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड राइट्स इश्यूज। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फिर से शेयर्स प्रोवाइड करना, दैट्स कॉल्ड राइट्स इश्यू। और प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब आपके सारे जो शेयर्स हैं वो आप किसी और ट्रस्टेड कंपनी में प्लेस कर दे रहे हैं, एंड दिस कंपनी इज गिविंग यू मनी। आपका जो शेयर्स का प्लेस है यू आर जस्ट चेंजिंग, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। ये दोनों प्रोसेसेस में थोड़ा जो है टाइम लगता है, एनर्जी लगता है, बट प्राइवेट प्लेसमेंट इज़ वेरी सिंपल एंड क्विक प्रोसेस, ठीक है। तो पब्लिक इशू ये जो सभी के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से होना होता है, एंड फर्स्ट टाइम फ्रेश इशू जब किया जाता है उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, आईपीओ। और ये जो आईपीओ है ये मोस्टली अनलिस्टेड कंपनी, यानी कि अगर आप इनिशियली ये चीज कर रहे हैं तो अनलिस्टेड कंपनी वो होती है, बिकॉज वो स्टॉक एक्सचेंज पे अभी तक लिस्ट हुई नहीं है, कभी भी शेयर्स ही नहीं इशू किया, तो स्टॉक एक्सचेंज पे कहाँ उसका नाम होगा। तो शेयर्स पहली बार इशू किए जा रहे हैं, अब वो लिस्टेड कंपनी बन जाएगी। तो आईपीओ जो है अनलिस्टेड कंपनी देते हैं, फर्स्ट टाइम पब्लिक के सामने शेयर्स लेकर जाना, लाइक रिसेंटली LIC का हमने देखा है। इसी तरीके से फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आप जो ये पब्लिक ऑफरिंग पहले आपने की है, पहले शेयर्स इशू किए हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, वो सारे FPO कहलाते हैं, क्लियर है। अब इसके अलावा जो भी कोई ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है, जितना प्रोपोर्शन में उन्होंने शेयर्स लिया है उनको हम शेयर्स इशू कर देते, तो उनके राइट्स इंक्रीज हो जाते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट में ऐसे जो एंटिटीज हैं, नॉर्मल एंटिटीज हैं जो कि ट्रस्टेड हैं, उन्हें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कहा जाता है। सेबी इन्हें जो है डेजिग्नेट करता है इस तरीके से, तो उनको ही हम ये शेयर्स प्रोवाइड कर देते हैं। फास्टर प्रोसेस है, सेबी गाइडलाइंस 2006 में आए थे, एंड लिस्टेड कंपनीज खाली ये प्लेसमेंट जो है प्राइवेट प्लेसमेंट या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर सकते हैं। ये किया जाता है क्योंकि लो प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर डिबेंचर्स वगैरह किया जा सकता है, एंड ये सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर के द्वारा मैनेज किया जाता है। और ये जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को दिया जाता है, जनरल पब्लिक में ये नहीं ले जाया जाता। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर सेबी के हिसाब से कौन है, यू कैन सी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्शन 4A में कंपनीज एक्ट के जो दिया हुआ है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यहाँ पर जो कंडीशंस दिए हुए उसके हिसाब से मल्टीलेटरल, बायलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह, ठीक है। तो ये सारे
जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कहलाते हैं। अगर आप इनको अपने सारे शेयर्स दे रहे हैं देन यू आर एक्चुअली गिविंग द डूइंग द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ठीक है, इस इन दोनों का डिटेल प्रोसीजर है जो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर प्रोसीजर सिंपल है। नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये ऑलरेडी हम आंसर कर चुके हैं, ऑक्शन मार्केट किसे कहा जाता है, तो वी नो कि द आंसर इज सी, स्टॉक एक्सचेंज। नाउ मूविंग अहेड, लेट अस सी के एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या है प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में इशू रिलेटेड। तो पब्लिक इशू के लिए कोई खास नॉर्म्स नहीं है, बट प्रोसीजर लंबा चौड़ा है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के लिए नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं कि कंडीशन आपको फॉलो करना होगा कि आप एक लिस्टेड कंपनी होने चाहिए, एनएससी या बीएसई में ही लिस्टेड होने चाहिए, और प्रॉपर पब्लिक फ्लोट यानी कि कुछ थोड़ा फेमस होना चाहिए। पब्लिक आपके जो शेयर्स वगैरह बाय करने में, सेल करने में दे आर हैप्पी एंड इंटरेस्टेड। ठीक है, पब्लिक इशू के लिए जो आईपीओ है, एफपीओ है, उसके लिए यू हैव टू सेबी के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, सेबी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा, और ये सब करने के लिए कंपनीज खुद ही नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें, तो मर्चेंट बैंकर यहाँ पर होता है। मर्चेंट बैंकर इट कैन बी एसबीआई मर्चेंट बैंकर, जो कि आकर आपको हेल्प कर रहा है। मर्चेंट बैंकर जनरली मैनेज करता है सारा जो इशू है, तो आगे हम मर्चेंट बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। मर्चेंट बैंकर जनरली चीज़ों को मैनेज करता है। ठीक है, तो उनके द्वारा किया जाता है। एंड पब्लिक आपका जो इशू है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर होती है। जो भी ये इशू कर रहा है, लेटेस्ट से सुरेंद्र कंपनी है वो इशू कर रही है, तो उसके वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन होगा, एंड सभी के वेबसाइट पर भी वो होगा, सो दैट पब्लिक कमेंट्स उस पर आ सके कि ये इशू इस तरीके से, इसका प्राइसिंग ये सब सही है, गलत है, जो भी है। राइट्स इशू के लिए ड्राफ्ट लेटर की रिक्वायरमेंट होती है। अबव 50 लाख्स का अगर राइट्स इशू है, राइट्स इशू मीन्स ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, तो ड्राफ्ट लेटर रिक्वायर्ड है। 30 डेज प्रियर टू फाइलिंग दिस पर्टिकुलर इशू आपको एक ड्राफ्ट लेटर प्रिपेयर करना होता है एंड सभी से अप्रूव कराना होता है। ठीक है, देन यहाँ पर जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट अगर हम कर रहे हैं तो किसी भी तरह का ऑफर लेटर, ड्राफ्ट लेटर या फिर प्रियोर जो है, हम कह सकते हैं कि किसी तरह का खास डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता। बस आफ्टर यू हैव इशूड, आफ्टर ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को दे चुके हैं, सेबी को इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है, पोस्ट अलॉटमेंट यू हैव टू इन्फॉर्म सेबी। नाउ डॉक्यूमेंट्स इन टोटल व्हाट वी कैन से, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, फिर पब्लिक एंड राइट्स इशू में रिक्वायर्ड है, तो कौन से रिक्वायर्ड है? ऑफर डॉक्यूमेंट, जहां पर आपका इशू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है। इसके साथ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, 21 डेज सेबी के वेबसाइट पे होगा, और इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही सेबी आगे आपका जो इशू है उसे आगे बढ़ाएगा। ठीक है, अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मोस्टली पहली बार जो शेयर्स इशू कर रहे हैं उनके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ऐसा डॉक्यूमेंट है मेनली जिसमें आपके कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, आपके कंपनी के एक्टिविटीज़ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है, एंड आप जो शेयर्स अभी इशू कर रहे हैं उसका नंबर 1 पर्पस होगा, और उससे रिलेटेड एक ना एक इन्फॉर्मेशन होती है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ शेयर्स एंड व्हाट इज और या फिर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच शेयर। ठीक है, इस तरीके से होगा विथ रेस्पेक्ट टू पब्लिक इशू। ठीक है, आईपीओ है तो ये सारा इन्फॉर्मेशन होगा, और अगर एफपीओ है सेकेंड टाइम थर्ड टाइम है तो कॉस्ट का रेंज खाली होता है, ईच शेयर का कॉस्ट नहीं, कॉस्ट का रेंज होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन मेनली होती है विथ रेस्पेक्ट टू योर कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्राइसिंग है वो कई बार कॉस्ट ऑफ द शेयर, कई बार बुक बिल्डिंग नाम के एक प्रोसेस से भी किया जाता है प्राइसिंग डिसाइड। तो बुक बिल्डिंग इज समथिंग वेयर इन द प्राइस इज नॉट फिक्स्ड एंड मार्केट के बेसिस पर ये प्राइस को फिक्स किया जाता है। तो पहले एक रेंज बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ 100 to 150 इसका प्राइस हो सकता है, आप लोग बिड करो, एंड विच एवर बिड इज द बेस्ट, तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है बाय द पर्टिकुलर कंपनी हु इज इशूइंग द शेयर्स एंड द मर्चेंट बैंकर। क्लियर है? अब एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या है, यहाँ पर प्राइस का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, बट इश्यूअर और मर्चेंट बैंकर डिसाइड कर सकते हैं। एक तो फिक्स्ड प्राइस, आप अपना प्राइस लेकर शेयर्स इशू कर सकते हैं कि 100 रुपीज़ ईच शेयर है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बुक बिल्डिंग के थ्रू हम डिसाइड करेंगे। ओके, तो एक फ्लोर प्राइस, रेंज वगैरह बता देते हैं, उसके बेसिस पे, मार्केट के बेसिस पे ये प्राइस डिसाइड होता है। अब बुक बिल्डिंग जो है कई बार कंपलसरी होता है कुछ कंडीशंस में, दैट इज नोन एज कंपलसरी बुक बिल्डिंग, एंड कुछ कंडीशंस में वॉलंटरी होता है कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो कंपलसरी एंड वॉलंटरी बुक बिल्डिंग में जो अलॉटमेंट की जाती है शेयर्स की, ठीक है, शेयर्स पर कई लोगों ने बिड किया
कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो ऐसे में जो अलॉटमेंट होती है, दैट अलॉटमेंट शुड बी ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से आप बुक बिल्डिंग में जो है अलॉट कर दो शेयर्स, टू डिफरेंट काइंड्स के होने चाहिए। तो कई बार सबसे ज़्यादा जिसने बिड किया उसी को दे देते हैं, तो बहुत ही वेल्दी पीपल जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा बिड करते हैं, उनको दे दो, ऐसा नहीं है। बट मार्केट में सभी को ये शेयर्स मिलने चाहिए, इसीलिए अलॉटमेंट के कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं बाय सेबी। तो व्हाट आर द कंडीशंस? अगर आपका वॉलेंट्री है, ऐसे में क्या कंडीशंस है, किसको किसको शेयर्स अलॉट होने चाहिए, और अगर आपका कंपलसरी बुक बिल्डिंग है तो किसको किसको शेयर्स अलॉट होने चाहिए। कंपलसरी बुक बिल्डिंग एक जो है सेफ वे में किया जाता है, दैट इज व्हाई यू विल सी द अलॉटमेंट इज आल्सो डिसाइडेड इन दैट मैनर। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो शेयर्स है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को, और फिर नॉन जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 2 लाख से कम का जो शेयर्स वगैरह बाय कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, यानी कि लो अमाउंट का शेयर्स बाय करते हैं। देन देर आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो हमने ऑलरेडी देखा था। तो वॉलेंट्री बेसिस पर जब ये अलॉटमेंट होता है तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को 50% का अलॉटमेंट किया जाता है। ये एनआई जो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को 15 एंड रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को 35% के अलॉटमेंट करना होता है फॉर श्योर। अब कंपलसरी में ये एनआई वाला तो सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट ज़्यादा सेफ जगह पर आपको ज़्यादा शेयर्स रखने हैं, लाइक 75% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड व्हाट इज लेफ्ट हियर 10% आपका जो है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को देना है। तो ये जो परसेंटेजेस है इन पर क्वेश्चन एक बार आया है, तो आई होप इसका पर्पस एंड इस ये परसेंटेजेस का जो रेशियो है उसका पर्पस आपको समझ में आ गया। ओके, ना मूविंग अहेड, इन्वेस्टर्स कौन कौन से टाइप के, ये मैंने आपको बता दिया इन तीनों के बारे में। अब एंकर इन्वेस्टर एक है जो कि 10 करोड़ रुपीस या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देर इज़ अ ग्रीन शो ऑप्शन, लेटस से आपने 100 शेयर्स इशू किए बट 200 लोग आ गए उन्हें बाय करने के लिए। तो अगर आपके जो प्रोस्पेक्टस एंड सारे डॉक्यूमेंट्स में ग्रीन शो ऑप्शन मैंशनड है, तो यू कैन ऑन द स्पॉट इशू अ फ्यू एक्स्ट्रा शेयर्स सो दैट मार्केट डिमांड को वो मीट कर पाए। देन सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक होता है जो कि ये सारा इश्यू रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एएसबीए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट ब्लॉक्ड अमाउंट, ये एक फैसिलिटी है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और ये बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। कंडीशंस क्या है अगर आप आईपीओ लेकर आ रहे हैं वो देख लेते हैं। तो आपकी कंपनी का प्रीवियस 3 इयर्स में कितने टैंजिबल एसेट्स है उसका वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, एटलीस्ट 3 करोड़ का होना चाहिए। 50% मॉनेटरी एसेट्स होने चाहिए यहाँ पर, एंटायरली थ्रू ऑफर फॉर सेल, इस तरीके से आप अगर कर रहे हैं तो कंप्लीटली जो है मॉनेटरी एसेट्स होना ज़रूरी नहीं है। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 15 करोड़ एंड नेटवर्थ 1 करोड़ तक का होना चाहिए। अगर आप ये सारे कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आप कंपलसरी बुक बिल्डिंग के थ्रू अपना प्राइस डिसाइड करेंगे, अपने से नहीं डिसाइड करेंगे। ओके, so here you can see in a अक्टूबर का क्वेश्चन, इन 100% ऑफ नेट ऑफर टू पब्लिक थ्रू वॉलेंट्री बुक बिल्डिंग, ठीक है, अलॉटमेंट किस तरीके से किया जा रहा है और उस से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट पिकअप करने को कहा गया है। तो अलॉटमेंट कैसे कैसे होता है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को कितना, वॉलेंट्री में 35, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को 15 एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को 50% होता है, इजंट इट। तो ये तो सही दिया हुआ है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, तो नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट, सो डी विल बी द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट फॉर पर्पस ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट एंड कंटेन्स ऑन रिलेवेंट एंड मटेरियल डिस्क्लोजर्स, ऑफर डॉक्यूमेंट यूज्ड इन केस ऑफ बुक बिल्ड public issue, it provides detailed information about company's business operations, financials, promoters, company's objective for raising the funds to IPOs। ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, बेस्ट हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन है ऑफ द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सो सी विल बी द राइट आंसर, है ना। फाइनेंशियल्स होते हैं, प्रमोटर के बारे में इंफॉर्मेशन, ऑपरेशंस क्या है और फंड्स रेस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, यही सब मैंने आपको बताया रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में। तो ऑब्जेक्टिवली वी कैन पिकअप की बेस्ट जो है क्लियरली कौन सा डिफाइन कर रहा है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को। अब ये जून में सिमिलर क्वेश्चन आया था रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट का, इट इज ए प्रोस्पेक्टस विच हैज ऑल द डिटेल्स विथ रिस्पेक्ट टू एन इशू, यस। इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस द प्राइस ऑफ द इशूड सिक्योरिटीज इज मेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, क्योंकि ऑल द डिटेल्स नहीं होते, या तो आपका प्राइस होगा या तो नंबर ऑफ शेयर्स होगा, एंड यहाँ पर प्राइस इज डेफिनेटली मेंशन्ड ये बताया जा रहा है, तो वो भी गलत है। तो डी विल बी द राइट आंसर हियर।
ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड फर्दर। हम कुछ इंटरमीडियरीज एंड टर्म्स का डिस्कशन कर रहे हैं। बुक रनिंग लीड मैनेजर्स, BRLM, दीज आर द मेन मर्चेंट बैंकर्स जो कि इस इश्यू को मैनेज करते हैं। ठीक है, अदर मेंबर्स यहाँ पे सिंडिकेट मेंबर्स होते हैं, रजिस्ट्रार्स, बैंकर्स, ऑडिटर्स, अंडरराइटर्स, सॉलिसिटर्स, ये सब होते हैं। नाउ इफ यू हैव बाइंग द शेयर्स, आप कई बार चाहते हो कि शेयर्स रिटर्न कर दो मैं, मुझे नहीं चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड द सेफ्टी नेट। बायबैक का प्रोसीजर क्या है? अगर आप लेट्स से 2000 शेयर्स आपने बाय कर लिया तो ओनली 1000 शेयर्स तक आपका जो है बायबैक होगा, इससे ज़्यादा नहीं, और वो भी 6 मंथ्स के अंदर अंदर। बाय करने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर वापस लिया जा सकता है। दैट इज़ द सेफ्टी नेट प्रोसेस। कट ऑफ प्राइस, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू जो प्राइस डिसाइड किया जाता है इश्यूअर एंड लीड मैनेजर के द्वारा सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से, दैट इज नोन एज द कट ऑफ प्राइस। ठीक है, ओनली रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन होता है कट ऑफ प्राइस के आसपास अप्लाई करने का, बाकी सब जो है ऊपर नीचे अप्लाई करेंगे। अब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट का मतलब क्या है? वेन एवर यू आर बाइंग अ शेयर, आपके अकाउंट से पैसे फटाक से कट के निकल जाते हैं और शेयर जिसने जो भी इशू कर रहा है उसके पास चले जाते हैं, बट आपको शेयर इमीडिएटली अलॉट नहीं होता। लेटेस्ट से अलॉट हो गया तो बढ़िया है, अगर अलॉट नहीं हुआ तो दिस अमाउंट विल रिटर्न बैक टू यू, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली टेक टाइम। ठीक है, ये जो इन चीज़ों में टाइम लगता है, लेटेस्ट से 2 days 4 days ऐसा, तो उतने टाइम के लिए आपका अमाउंट जो है, मनी जो है, दैट विल नॉट बी प्रेजेंट विथ यू। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एप्लीकेशन जो आप भी दे रहे हैं शेयर का, वो ब्लॉक्ड अमाउंट के साथ है, SBA के थ्रू अगर आप देंगे तो ऐसा प्रोसेस है कि आपके बैंक अकाउंट के थ्रू ये जो अलॉटमेंट है वो लिंक हो जाता है, और जितना भी अमाउंट है, लेट्स से 100 रुपीज़ का ये शेयर है, तो 100 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में लॉक हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर शेयर, और वो ट्रांसफर नहीं होता है, बस लॉक हो जाता है। अगर अलॉटमेंट हुआ देन दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड, इफ अलॉटमेंट इज नॉट डन तो ये इमीडिएटली अनब्लॉक होके आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये प्रोसेस में डिले नहीं होता है, साथ के साथ आपके अकाउंट में ये पैसे पड़े हुए तो इस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहता है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, जब तक ये अलॉटमेंट ना हो। सो ऑल ऑफ दिस डिटेल्स आर गिवन हियर, और ये किया जाता है बाय द सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। ठीक है, सिंडिकेट बैंक मीन्स इट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम डिफरेंट एंटिटीज एंड आपको लोन देता है अपने नेटवर्क का यूसेज करके, एंड सेल्फ सर्टिफाइड, इट हैज सर्टिफाइड इटसेल्फ टू बी अ सिंडिकेट बैंक। ठीक है, तो दैट इज द सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक के डिटेल्स में जाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बट या ASBA क्या है वो हमने समझ लिया। ठीक है, पब्लिक इशू के लिए सारे इन्वेस्टर्स एंड राइट इशू के लिए सारे स्टेक होल्डर्स के, शेयर होल्डर्स के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर एडवांटेजेस ये है कि चेक पेमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, रिफंड का बॉदरेशन नहीं है, इंटरेस्ट पे अर्न कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म इजी है, एंड आपका पैसा जो है नॉन इंटरमीडियरी यानी कि SBI जो भी आपका अकाउंट है उसके पास रहता है। Now there are different instruments in the secondary market. We know very clearly about the equity shares. ठीक है, शेयर्स के बारे में ये पूरी डिस्कशन है आज की हमारी, तो equity शेयर्स के बारे में हमें पता है। इफ एट ऑल यू आर गेटिंग प्रॉफिट, इफ एट ऑल द कंपनी इज गेटिंग प्रॉफिट, तो शेयर्स पर आपको भी प्रॉफिट होगा। वन अगर कंपनी डूब गई तो शेयर भी बर्बाद हो गया, तो इसका वैल्यू टोटली डिपेंडेंट है ऑन द कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस। दैट इज इक्विटी शेयर नॉर्मली। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। बट देर आर अदर काइंड्स ऑफ शेयर्स, लाइक बोनस शेयर की अगर हम बात करें तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, जब भी कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिफर्ड शेयर्स या हम कह सकते हैं स्टॉक्स, तो इसमें क्या है, कंपनी को प्रॉफिट हो नहीं हो, आपको पक्का पक्का डेफिनेट प्रॉफिट जो है होता है। ठीक है, डेफिनेटली आपको पैसे मिलते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिफर्ड शेयर। एंड जब लिक्विडेशन होता है कंपनी का लेट से, तो सबसे पहले पैसे आपको मिलेंगे आफ्टर बॉन्ड्स के बाद, इमीडिएटली आपको जो है पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस में हाई रहता है ये प्रिफर्ड शेयर जिसने भी लिया है। और देयर कैन बी डिफरेंट काइंड्स लाइक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 20 years तक का टेनोर हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अलावा। और टाइप्स क्या हो सकता है, क्यूमुलेटिव, यानी कि लेटेस्ट से प्रेफरेंस शेयर ऐसा है, एक मंथ में 200 रुपीज़ का प्रॉफिट देना था बट नहीं दे पाए, सेकेंड मंथ में फिर ये पहला मंथ का जो 200 नहीं दे पाए प्लस दूसरा मंथ का 200 जो देना है, ये दोनों मिलाकर देना होगा। अगर लेट्स से ये भी नहीं दे पाए तो थर्ड मंथ में 400 जो प्रीवियस मंथ में पेंडिंग था प्लस 200, इस तरीके से एक्यूमुलेट होते जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा इश्यू है, इजंट इट? इफ यू आर गिविंग क्यूमुलेटिव तो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं बट लेट्स से आप नहीं दे पा रहे हैं, दैट इज़ वाई क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल शेयर्स भी हैं। क्यूमुलेटिव आपने शेयर दे दिया बट आप दे नहीं पा रहे, इतना एक्यूमुलेट होते जा रहा है, तो इसे कन्वर्ट कर दो नॉर्मल इक्विटी शेयर में, तो दैट इज़ क्यूमुलेटिव
कन्वर्टेबल, एंड देयर इज पार्टिसिपेटिंग, जहाँ पर पक्का पक्का आपको जो है प्रॉफिट तो मिल रहा है, प्लस अगर कंपनी को बहुत हाई प्रॉफिट हो रहा है तो बोनस प्रॉफिट भी आपको मिल रहा है। ठीक है, दैट इज द पार्टिसिपेटिंग, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। क्लियर है? नाउ अदर थिंग्स लाइक सिक्योरिटी रिसीट्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बेस्ट एग्जांपल है बॉन्ड्स का। सॉवरन है, यहाँ पे रिस्क नहीं है, आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है, फिक्स्ड कूपन होता है यहाँ पर, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है लेट्स से 9% 10% जो भी फिक्स्ड है, 1 to 40 ईयर्स तक के लिए इशू होता है। अब डिबेंचर्स के साथ इसका डिफरेंस क्या है? बॉन्ड्स जो है जनरली इशू किए जाते हैं फॉर हाफ ईयरली बेसिस, और प्रिंसिपल ऑन मेच्योरिटी मिल जाता है। आपके डिबेंचर्स जो हैं, बॉन्ड्स पर आपका कोई भी फीस या लेट्स से टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह नहीं लगता, बट डिबेंचर्स पे स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगता है, फर्स्ट थिंग। देन डिबेंचर्स के सामने एक सिक्योरिटी होती है, यानी कि एक कोलेटरल होता है, अगर पेमेंट डिबेंचर्स पे नहीं कर पा रहा है कोई, तो वो कोलेटरल को यूसेज करके पेमेंट किया जा सकता है। बॉन्ड्स में ऐसा नहीं है, तो दैट इज व्हाट इज गिवन। डिफरेंट टाइप्स है, कूपन यानी कि इंटरेस्ट बेयरिंग 9% 10% बॉन्ड पे लिखा होता है ना, दैट वन, या फिर आपका 100 रुपीज़ बॉन्ड का पार वैल्यू है, आप 70 रुपीज़ दे रहे हैं तो आपको 30 रुपीज़ मिलेगा, बस, नथिंग एल्स, नो अदर इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। देर आर कन्वर्टेबल बॉन्ड, जहाँ पर आप बॉन्ड्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर। फाइनली सेबी ये कह रहा है कि जो ये सिक्योरिटीज़ हैं 1 ईयर का टेनोर से ज़्यादा है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे कोई भी खास सेबी के जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ मिनिमम रूल्स को फॉलो करना है, क्रेडिट रेटिंग सही होनी चाहिए उनकी। विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट, मैं का क्वेश्चन, इक्विटी, इक्विटी शेयर्स, राइट्स इश्यू एंड बोनस शेयर्स। ठीक है, ये सारे हमने देखे थे इन द सेकेंडरी मार्केट, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। 1 2 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। फाइनली स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें इंडिया में, देर आर मेनली टू इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहले 1875 में आया, और सबसे पहले परमानेंट रिकग्निशन भी सेबी ने इसे दी है। द अदर वन इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 92 में आया। देन देर आर अदर स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक कैलकाटा, मेट्रोपॉलिटन, जो आज के डेट में फंक्शनिंग नहीं है। गिफ्ट सिटी में पहला एक स्टॉक एक्सचेंज आया, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, IFSC, जो गिफ्ट सिटी में है उसके अंदर। वी ऑल्सो हैव द ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, 1990 में ही आया था। अब कुछ टर्म्स है स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड। स्टॉक एक्सचेंज के 3 फंक्शंस है, इसकी ओनरशिप कौन करेगा, मैनेजमेंट कौन करेगा, एंड ट्रेडिंग इसमें कौन करेगा। और ये तीनों फंक्शन सेम पर्सन के द्वारा जो है चल किए जा रहे हैं, या सेम ग्रुप ऑफ पीपल इन तीनों चीज़ों को कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ म्यूचुअलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर ये डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज जो है चला रहे हैं तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है कई बार, तो डीम्यूचुअलाइज स्टॉक एक्सचेंज उसे कहते हैं। तो इंडिया में BSE, NSE, OTCI, ये तीनों ये सब जो है डीम्यूचुअलाइज्ड हैं। देर आर स्टॉक ब्रोकर्स, अगर आप कोई शेयर्स वगैरह खरीदने हैं तो स्टॉक ब्रोकर्स के बिना आप थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा खरीदने, कहाँ से खरीदना, कैसे, क्या प्रोसेस है, डिफिकल्ट। उनको असिस्ट करने वाले सब ब्रोकर्स होते हैं। अब डिपॉजिटरी सिस्टम, जहाँ पर ऑलरेडी वी हैव सीन दिस थिंग, पहले हमने जो इंश्योरेंस वाला डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हमने देखा कि डिपॉजिटरी सिस्टम, तो आपका जो शेयर है वो डीमैट फॉर्मेट में, डीमेटीरियलाइज्ड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहाँ पर सेव्ड होता है, तो आपका एक अकाउंट बनता है विथ ईदर CDSL, NSDL या इंडिया INX इफ यू आर इन द IFSC गिफ्ट सिटी, और उसमें आपका ये डीमैट फॉर्मेट में सेव्ड होता है। तो ये सारा कुछ जो है लीगल बेसिस पे करते हैं, मटेरियलाइज्ड फॉर्म में, फंजिबल होता है, इस पे कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगता, क्योंकि फिजिकल पेपर तो है नहीं गवर्नमेंट का कोई, तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगता है। तो अगर ये डीमैट फॉर्मेट में है, कॉस्ट रिड्यूस होगा, स्कोप ज़्यादा होगा, इजीली आप किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मूवमेंट जल्दी होता है, ट्रेड को जो है प्रमोट करता है ये। क्राइटेरिया सेबी के जो भी हैं एंड अदर बाय लॉज वगैरह जो हैं, सर्टिफिकेट एंड ऑल लेना पड़ता है पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी सर्विसेज ऑन देयर ओन बिहाफ जो है वो रेंडर करते हैं। इसके साथ साथ रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होता है इनको कि किसका कौन सा डीमैट अकाउंट है, क्या उसमें क्वांटिटी है, कौन सा शेयर है, एवरीथिंग। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो गई तो दीज पीपल विल बी कंपनसेटिंग। तो इंडिया में फंक्शनिंग प्रेजेंटली जो है 2 इंपॉर्टेंट डिपॉजिटरीज हैं, CDSL एंड NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL 96 में आया। अगर इसमें आपका अकाउंट खुल रहा है तो आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से होगा, IN एंड देन 14 डिजिट्स नंबर होता है। अगर CDSL में खुल रहा है
तो आपका 16 डिजिट अकाउंट नंबर मिलता है। एनएसडीएल को आईडीबीआई, यूटीआई, एनएससी ने मिलके एस्टैब्लिश किया। सीडीएसएल को बीएससी एंड वेरियस बैंक्स ने मिलके प्रमोट किया, एस्टैब्लिश किया, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ बीएससी पूछा हुआ है जून में। आंसर इज सेबी, वी नो ना, ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन गिफ्ट सिटी गुजरात, ये पूछा हुआ है जून में। इंडिया आईएनएक्स इज द राइट आंसर, सी, ठीक है। एनएसडीएल को किसने एस्टैब्लिश किया, ये पूछा हुआ है। आईडीबीआई, यूटीआई, बीएससी, ठीक है। तो आर दीज थिंग्स करेक्ट, व्हाट डू यू थिंक? तो यहाँ पर ए विल बी द राइट आंसर बिकॉज बीएससी नहीं, एनएससी ने एस्टैब्लिश किया है। एनएसडीएल, एनएससी, ठीक है, तो याद रखेगा। तो दीज वर द क्वेश्चंस। नाउ मूविंग टू चैप्टर 32, फिक्स्ड इनकम मार्केट्स, डेट एंड बॉन्ड मार्केट, ठीक है। तो हमने देख लिया चैप्टर 31 में कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, किस तरीके से सारा कुछ है। दैट इज द डिस्कशन ऑन द कैपिटल मार्केट। ना फिक्स्ड इनकम, डेट एंड बॉन्ड मार्केट की फटाफट से बात कर लेते हैं। फिक्स्ड इनकम मतलब पहले तो हमने शेयर्स की बात की पिछले चैप्टर में। उसमें क्या होता है, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ देन यू विल बी गेटिंग द प्रॉफिट ऑन योर शेयर्स। बट यहाँ पर बॉन्ड मार्केट में क्या है, आपको बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, उस पर जो भी लिखा हुआ है ये एंड इंटरेस्ट रेट से लिखा हुआ है, कूपन रेट जिसे कहा जाता है, तो ये तो आपको पक्का पक्का मिलेगा ही। कंपनी को प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो भी हो, दिस विल डेफिनेटली कम टू यू। इट इज़ लाइक अ लोन। लोन में कंपनी कुछ भी हो, लोन का अमाउंट तो मुझे इंटरेस्ट के साथ मिलना चाहिए, इजंट इट? तो गवर्नमेंट इसे रेज करता है सो एज टू फुलफिल इट्स डेट, जो भी लोन लिया हुआ है या फिर बोरोइंग वगैरह, उसके लिए ये जो बॉन्ड्स के थ्रू मनी रेस करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की अगर हम बात करें, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म के हैं। शॉर्ट टर्म का कौन सा है, ट्रेजरी बिल कहते हैं। लॉन्ग टर्म के सिक्योरिटीज़ को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही कहते हैं। बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, ट्रस्ट एंड इंटरनेशनल जो बैंक्स है, डिफरेंट कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक नेपाल राष्ट्र बैंक, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आप बाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल भी बाई कर सकते हैं, नॉन रेसिडेंट्स भी बाई कर सकते हैं, आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट डिफरेंट अकाउंट्स आपके ओपन होते हैं जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करते हैं। कंस्टिट्यूएंट सब्सिडियरी जनरल लेजर अकाउंट ओपन होता है बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स से रिलेटेड, ठीक है। डीमैट फॉर्मेट में उसमें आपके जो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी है डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में उसमें सेव होता है। अब बॉन्ड लेजर अकाउंट आरबीआई के साथ ओपन होता है और वहाँ पर आपके अकाउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का इन्फॉर्मेशन रहता है, और स्टॉक सर्टिफिकेट आपको मिलता है कि हाँ ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ने बाई की है, और ये पार वैल्यू पे इशू होता है। एंड आपको जो है कूपन मोस्टली मिल जाता है, हाफ ईयरली बेसिस पे कूपन पेमेंट होता है, ठीक है। 100 होगा तो कई बार इसका 99 के आसपास जो है बॉन्ड प्राइस होगा, दिस इज द पार वैल्यू 100, एंड उस पर कूपन भी मोस्टली मिल जाता है 9% ऑन 100, दैट मीन्स 9 रुपीज़ एवरी हाफ ईयरली, यानी कि एवरी 6 मंथ्स में आपको मिलेगा। अब इस तरह के बॉन्ड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बेस्ड अपॉन द मेच्योरिटी। लेट अस से ये बॉन्ड जो है 10 ईयर्स में मेच्योर होगा, ये 2020 में इशू किया गया है, लेट्स से, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस पर इंटरेस्ट रेट 9% है, तो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, इंटरेस्ट रेट 9%, जीओआई। एंड मेच्योरिटी कब हो रहा है, 2020 के बाद 10 ईयर्स, 2030 में ये मेच्योर हो रहा है। तो दिस इज हाउ यू डेजिग्नेट दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, ठीक है ना। ये बॉन्ड जो है इन्हें लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स माना जाता है, यानी कि बहुत लोग इसे बाय एंड सेल करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, और इस ये जब इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा ऑक्शन के थ्रू होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। मिनिमम अमाउंट 10,000 रुपीज़ है, 1 to 40 ईयर्स का टेनोर है जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। एंड स्टेट गवर्नमेंट्स भी इन बॉन्ड्स को, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं, तो वो आरबीआई के द्वारा इशू करवाते हैं। हाफ ईयरली बेसिस पे ये कूपन पेमेंट यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट इसमें भी होता है। इसकी ट्रेडिंग एनडीएसओएम यानी कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग नाम के प्लेटफॉर्म पे होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स वगैरह, इन तीनों के लिए एनडीएसओएम फंक्शन करता है, ठीक है, नॉर्मल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए नहीं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए खाली एनडीएसओएम है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा इसकी सेटलमेंट 9 AM to 5 PM मंडे टू फ्राइडे ये दिया जाता है। एंड देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिन्हें व्हेन इश्यूड ट्रांजैक्शंस कहते हैं, यानी कि अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू नहीं किया, 1 जैन को बता दिया कि वी विल इशू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन 10th Jan, बट यू कैन स्टार्ट सेंडिंग इन योर पेमेंट्स, और अब बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट इज़ व्हेन इश्यूड। तो इसमें बुकिंग क्या सब लोग कर सकते हैं, और किस पर्पस के लिए वो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी व्हेन इशूड वाले ले सकते हैं।
तो HUF, NRI, OCI, ये कौन है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। NRI आपको पता है, OCI है द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके पास ये कार्ड होता है OCI का। तो इंडिया में नहीं रह रहे बट बाहर रह रहे हैं, बट दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। बट ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओनली एट लॉन्ग पोजीशन, यानी कि फ्यूचर में सेल करने के लिए वो पार्टिसिपेट करेंगे, सिंगल डे सेम डे सेलिंग के लिए नहीं। और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स प्राइमरी डीलर्स जो है शॉर्ट पोजीशन के लिए भी बाय कर सकते हैं। व्हेन इश्यूड यानी कि अभी तक इश्यू नहीं किया, बट ऑलरेडी यू हैव स्टार्टेड बाइंग, एंड उसको भी जिस दिन बाय किया उसी दिन सेल कर दिया। तो वैसे ये जो एंटिटीज है वो नहीं कर सकते, बट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन प्राइमरी डीलर्स सेम डे पे बाय सेल कर सकते हैं, इवन दो द शेयर बॉन्ड हैज नॉट बीन इश्यूड टिल नाउ। क्लियर है? क्योंकि उन पे विश्वास इन पे उतना नहीं है, दैट इज द थिंग, एंड दे आर रेगुलेटेड, दिस आर नॉट, दैट इज द थिंग। बॉन्ड वैल्यूएशन एंड थियरम्स, तो बॉन्ड का वैल्यूएशन मतलब बॉन्ड के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो हम पहले भी देख चुके हैं। फेस वैल्यू और पार वैल्यू, इस पे जो कॉस्ट लिखा हुआ है लाइक 1000 लेट्स से, मेच्योरिटी डेट का बात है, एंड कूपन रेट इज द इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे 9% लिखा हुआ है, आई होप यू कैन सी। इसे कूपन रेट क्यों कहा जाता है? यहाँ पर देखिए, इस बॉन्ड के साथ 4 कूपन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट लेट्स से 2 इयर्स का है ये, तो फर्स्ट 6 मंथ्स में एक कूपन फाड़ के आप ले जाओगे एंड वो इंटरेस्ट ले लोगे। सेकंड में ये, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से कूपन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कूपन रेट। इंटरेस्ट लेने के लिए जो कूपन्स का यूसेज किया जाता है, सो इट इज कॉल्ड कूपन रेट। बॉन्ड प्राइस होता है, तो 1000 लिखा है तो 1000 में थोड़े खरीदा होगा, 900 में खरीदा होगा ये पर्टिकुलर बॉन्ड को, सो दैट थोड़ा प्रॉफिट हो। कई बार ऐसा बॉन्ड प्राइस वेरी कर जाता है। नाउ देयर आर वेरियस बॉन्ड थ्योरम्स। वन थिंग वी हैव ऑलरेडी सीन कि जब भी दो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, एक बॉन्ड के ऊपर 9% इंटरेस्ट है एंड 100 रुपीज़ टर्म है, इसका जो है पार वैल्यू, दूसरे बॉन्ड पे 100 रुपीज़ एंड 15% इंटरेस्ट, ये मार्केट में, तो ये बॉन्ड मेरे पास है एंड ये मार्केट में, तो आप कौन सा बॉन्ड खरीदोगे? ऑब्वियसली जिस पे 15% लिखा हुआ है वो खरीदेंगे, है ना, बिकॉज इट विल गिव यू मोर प्रॉफिट। बट यहाँ पे होता ये है कि मुझे अपना बॉन्ड भी सेल करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल रिड्यूस द प्राइस। ठीक है, लेट अस से मैंने 90 कहा, अब इसको रिड्यूस करके 50 में आपको सेल कर दे रहा हूँ। तो अब ये भी अट्रैक्टिव है क्योंकि 50 रुपीज़ में बाय करो, 100 रुपीज़ मिल रहा है, 9% इंटरेस्ट, अब ये भी अट्रैक्टिव है, लेट अस से 90 पे बिक रहा है 15%। ठीक है, तो वेन एवर द इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस द इंक्रीजेस द बॉन्ड प्राइस हैज टू बी रिड्यूस्ड। मार्केट में इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ता है बॉन्ड प्राइस को रिड्यूस करना पड़ता है। तो इन्वर्स रिलेशनशिप है बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट में, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब प्राइस में जो चेंजेस आते हैं तो रिड्यूस करने में लोग बहुत हिचकिचाते हैं, बट बढ़ाने के लिए इमीडिएटली बढ़ा देते हैं। तो इंक्रीज इज ग्रेटर दैन द डिक्रीज। अब दो बॉन्ड्स अगर आप लोगे जिसका टर्म ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉन्ड 10 ईयर्स का है, अदर बॉन्ड इज 25 ईयर्स का, जिसका टर्म ज़्यादा है इसके बॉन्ड प्राइस में ज़्यादा वेरिएशंस आएंगे, नेचुरल है। तो टेन्योर जिसका ज़्यादा है दैट विल बी ऑफ द लॉन्गर टर्म एंड मोर सेंसिटिव। मोर सेंसिटिव मीन्स उसका जो बॉन्ड प्राइस है उसमें वेरिएशन ज़्यादा आएंगे। टू बॉन्ड्स अगर सेम मेच्योरिटी के हैं, डिफरेंट कूपन रेट्स है उसमें, ठीक है, तो दो बॉन्ड्स हैं, पहला में 8% है, दूसरा में कूपन रेट 15% है, तो इसमें से कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव होगा? इसको तो बॉन्ड प्राइस चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि अच्छा रिटर्न ये दे रहा है, बट इसको ज़रूरत है बार बार बॉन्ड प्राइस चेंज करने की बेस्ड अपॉन द मार्केट कंडीशंस, बिकॉज रिटर्न उतना अच्छा नहीं है। तो लोअर कूपन जिसका है दैट इज मोर सेंसिटिव। क्लियर? सो दीज आर सम क्वेश्चन। स्टेट डेवलपमेंट लोन जनरली ऑक्शन करते हैं तो उनका जो इंटरेस्ट पेमेंट है किस बेसिस पे होता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली या ईयरली? व्हाट इज द आंसर? यस, बी हाफ ईयरली इज द राइट आंसर। बॉन्ड थ्योरम्स इनमें से कौन सा नहीं है? मई में पूछा हुआ है। प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, यस। इंक्रीज इन बॉन्ड प्राइस व्हेन द इंटरेस्ट रेट गोज डाउन बाय सर्टेन परसेंटेज इज ग्रेटर, इंक्रीज ज़्यादा ग्रेटर होता है, यस। लॉन्गर टर्म ऑफ टू मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड लोअर विल बी इट्स प्राइस सेंसिटिविटी, जितना लॉन्गर टर्म उतना ज़्यादा प्राइस सेंसिटिविटी होता है, तो ये तो गलत है। सो सी विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। टू बॉन्ड्स सेम मेच्योरिटी डिफरेंट कूपन्स, तो लोअर कूपन वाला जो है ज़्यादा सेंसिटिव होगा, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंसिडर टू बॉन्ड्स इन विच बॉन्ड वन हैज हायर टेनोर इन कंपैरिजन टू बॉन्ड टू। बॉन्ड वन का टेनोर ज़्यादा है, तो विच इज़ मोर सेंसिटिव? तो जिसका टेनोर ज़्यादा वो ज़्यादा सेंसिटिव है, तो बॉन्ड वन, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर विच इज़ मोर सेंसिटिव। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स। ऑक्शन होता है इन बॉन्ड्स का, कैसे होता है? प्राइस बेसिस पे एंड यील्ड बेसिस पे। ठीक है, तो प्राइस बेसिस मतलब 100 रुपीज़ का है, बट हाउ मच प्राइस यू विल पे, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस पे करेगा उसको दे देते हैं। ठीक है, 90 किसी ने कहा, आपने कहा 91, तो 91 वाले को दे देंगे। सिमिलरली ईल्ड बेसिस मीन्स ईल्ड जो सबसे कम चाहता है उसका ईल्ड हो, उस पर्सन को वो पर्टिकुलर बॉन्ड दे दिया जाएगा।
100 लिखा है, यील्ड यहाँ पे कितना 90 है, तो यील्ड मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट है। 91 है तो 9 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो यील्ड जिसका जो सबसे कम चाह रहा है, प्रॉफिट कम भी हो बट आई वांट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उसको दे दिया जाता है। तो दैट इज व्हाट इज द ऑक्शन का पैरामीटर। आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को फिक्स करते हैं। मल्टीपल बिड्स आप लगा सकते हैं बट मल्टीपल एप्लीकेशंस होने चाहिए। यूनिफॉर्म प्राइस बेसिस, यानी कि आप एक प्राइस पे सबको सेम प्राइस पे सेल कर दे रहे, दैट कैन बी वन थिंग। या फिर आप डिफरेंट पीपल को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे ये बॉन्ड सेल कर रहे, दैट इज मल्टीपल प्राइस बेसिस। और ये रिटेल इन्वेस्टर्स जो है आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की अलॉटमेंट होती है। नो द नेक्स्ट टर्म इज प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स जो हैं ये इमीडिएटली जैसे आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू किया, दे विल गो एंड स्टार्ट बाइंग इट। तो प्राइमरी मार्केट से ही वो खरीदते हैं, डायरेक्ट इश्यूज से ही खरीदते हैं। तो प्राइमरी डीलर्स आरबीआई डेजिग्नेट करता है कुछ एंटिटीज को, फॉर एग्जांपल एसबीआई इज अ प्राइमरी डीलर। ठीक है, व्हाट इज द कंडीशन 95 में ये जो है लाया गया कंडीशन, मिनिमम टर्नओवर रेशियो, बिडिंग रेशियो, अंडरराइटिंग रेशियो उनका होना चाहिए। टर्नओवर उनका प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, जो ये बिडिंग कर रहे हैं वो मिनिमम इतना तो होना चाहिए, ऐसा करके कंडीशन है। अंडर राइटिंग यानी कि वो जो शेयर बॉन्ड्स वगैरह खरीद रहे हैं उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये सही है नहीं है, इतना प्रॉफिट देगा, दैट आल्सो हैज़ टू बी डन बाय देम। ऑल्सो सेकेंडरी मार्केट में अच्छा पार्टिसिपेशन, ऐसा नहीं कि खरीद के बैठ गए, सेकेंडरी मार्केट में फिर उसे सेल करना है और आगे बढ़ाना है उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। एलिजिबिलिटी है सब्सिडियरी ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब्सिडियरी जॉइंट वेंचर वगैरह, कंपनीज एक्ट के तहत ये सब जो कि एनबीएफसी की तरह रजिस्टर्ड है, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर दे कैन पार्टिसिपेट। ठीक है, एनबीएफसी कोई है तो एटलीस्ट 1 ईयर के लिए एनबीएफसी की तरह रजिस्टर्ड होना चाहिए, देन दे कैन पार्टिसिपेट। और इसका रोल क्या है, जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उन्हें पास ऑन करते हैं इनटू द मार्केट। ठीक है, देन ये जो फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव्स के एंटिटीज हैं, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह जो इशू कर रहे हैं कंपनीज एंड ऑल, उनको रिप्रेजेंट करने वाला एक बॉडी होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, वहाँ पे वर्कर्स हैं, वर्कर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लीडर होता है, वो जाके मैनेजमेंट से बात करेगा कि इनका ये इश्यू है। डायरेक्टली सारे वर्कर्स नहीं धमक पड़ते ना, वैसे ही सारे जो एंटिटीज है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर्स, इन सभी को रिप्रेजेंट करता है इन फ्रंट ऑफ आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, FIMMDA ये एसोसिएशन। ठीक है, दैट इज एन इंटरफेस, डेवलपमेंट एक्टिविटीज ये कैरी आउट करता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस इसके हैं, एंड बेस्ट मार्केट प्रैक्टिसेस, आर्बिट्रेटर है ये, डिस्प्यूट्स वगैरह कुछ हो रहे हैं तो उनको रिजॉल्व करने का मेन रोल जो है FIMMDA का है। देन आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, 2021 में ये लाई गई थी। तो पहले ये होता था कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो जनरल इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल्स वगैरह जो है बाय नहीं कर सकते थे, बट आज के डेट में दे कैन बाय दीज पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत ही अलाउ किए गए फॉर बाइंग। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के लिए नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस पे बाइंग कर सके आप और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स, उसके लिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम लाया गया। इसका स्कोप क्या है, आपका एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खुलता है आरबीआई के साथ, एंड फ्रॉम देयर यू कैन डू द ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म पर आपको एक्सेस मिलता है, जहां पर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स तो नहीं बट ये सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई सेल कर सकते हैं। तो एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट इसके और फीचर्स क्या है, बैंक अकाउंट यहाँ पर आपका होना चाहिए सो दैट यू कैन डू दिस डीलिंग। पान कार्ड सही होना चाहिए, ओरिजिनल वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, केवाईसी के लिए ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। एनआरआई भी इसमें जो है कर सकता है बाई सेल चीज़ों को, इंडिविजुअल के बेसिस पे सिंगल जॉइंट अकाउंट आपका खुल सकता है और आपके मैक्सिमम 2 नॉमिनीज इसमें हो सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, प्राइमरी मार्केट में अगर आपको करना है तो एक बिड पर सिक्योरिटी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक प्राइस आप बिडिंग कर सकते हैं, पेमेंट करो, आपके आरडीजी अकाउंट में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ जाएगा। सेकेंडरी मार्केट में सीसीआईएल को पेमेंट करो और सीसीआईएल आपको जो है अलॉटमेंट कर देगा, पेमेंट करने के बाद अलॉट हो जाएगा। और आप ये सारे सिक्योरिटीज़ को सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका सिक्योरिटीज़ ब्लॉक होकर उनके अकाउंट में जाएगा एंड देन मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो डू सेकेंडरी मार्केट में नॉन ट्रेड वैल्यू ट्रांजैक्शंस, यानी कि आप जो है ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और उसमें ये है कि आप बस एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट वो शेयर्स बॉन्ड्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं।
यू डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग मच, बट ये बस ट्रांसफर करना है, तो दैट इज नॉन ट्रेड ट्रांजैक्शंस, वैल्यू फ्री ट्रांजैक्शंस इन्हें कहा जाता है। अब क्या सर्विसेज है, गिफ्ट या प्लेजिंग की जा सकती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। इस पे फीस जो लग रहा है वो जीरो फीस लगता है अगर जनरली आप ये बाई वगैरह कर रहे हैं। बाइंग का जो कॉस्ट है वो है पेमेंट गेटवे का कॉस्ट है, बट जनरली सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो आरबीआई है डज नॉट टेक एनी फीस। Now let us answer these questions, which among the following is or are eligible under the RBI Retail Direct Scheme। ठीक है, कौन से सिक्योरिटीज एलिजिबल हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ट्रिपल ए रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो विनो कि ये तीनों एलिजिबल हैं, ये वाला नहीं है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए नहीं है ये पर्टिकुलर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो 1, 2 and 3 ओनली, ए विल बी द राइट आंसर। विच एंटिटीज कैन परचेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, कंपनीज। ठीक है, सभी परचेस कर सकते हैं, सो ऑल ऑफ द अबव, डी विल बी द राइट आंसर। और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स एनडीएस ओएम प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, तो एनडीएस ओएम पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिलेटेड है ये। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, एचडीएल के लिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए नहीं है एनडीएस ओएम प्लेटफॉर्म। तो 1, 2 and 3 only, A will be the right answer। प्राइमरी डीलर रिलेटेड ये क्वेश्चन जून में। प्राइमरी डीलर्स आर एंटिटीज रजिस्टर्ड विद सेबी हु हैव लाइसेंस टू परचेज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यस। क्रिएट अ मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई गाइडलाइन स्टिपुलेट प्राइमरी डीलर शुड हैव मिनिमम टर्नओवर रेशियो। यस, मिनिमम टर्नओवर रेशियो रिक्वायर्ड है। ऑल द थ्री थिंग्स आर यहाँ पर जो है करेक्ट है। आर एंटिटीज रजिस्टर्ड विद सेबी हु हैव लाइसेंस टू परचेज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, तो एक्चुअली इनके पास ये रजिस्ट्रेशन आरबीआई के साथ होती है, नॉट सेबी। सर्कल भी किया मैंने, तो ये गलती हम एग्जाम में नहीं करेंगे। इफ़ यू सी द स्लाइड, रजिस्ट्रेशन वो आरबीआई के साथ करते हैं टू बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी डायरेक्टली। ठीक है, नॉट सेबी। So that is why this first statement is wrong. B will be the right answer, 2 and 3 only. Then we have retail direct scheme related a question. Scheme provides facilities to retail investors, government securities to open and maintain retail direct gilt account. Yes. Scheme enables corporates to buy and sell government security, government of India treasury bills. ये भी सही है। Non-resident retail investors eligible to invest in government securities under foreign FEMA Act are eligible under the scheme. ठीक है, एनआरआईज भी यहाँ पर इसे बाय कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें, द स्कीम एनेबल्स कॉर्पोरेट्स टू बाय एंड सेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स। तो कॉर्पोरेट्स के लिए नहीं है क्योंकि रिटेल डायरेक्ट स्कीम इज फॉर इंडिविजुअल्स है ना, कॉर्पोरेट्स के लिए तो नहीं है, इंडिविजुअल्स के लिए है मेनली। तो कॉर्पोरेट्स मीन्स कंपनीज के लिए लिखो, कंपनीज के लिए नहीं है। तो 1 and 3 ओनली, सी विल बी द राइट आंसर। ओके, द लास्ट टॉपिक कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। तो हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो देख लिया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ये जो है कंपनीज के द्वारा मेनली इशू किए जाते हैं, लाइक पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज, एनबीएफसीज एंड अंडरटेकिंग्स लाइक जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वगैरह के द्वारा। ठीक है, इंडिया में तो उतना फेमस नहीं है, नेसेंट स्टेज पे है, उसे डेवलप करने की ज़रूरत है क्योंकि इसके कुछ अच्छे फीचर्स है, लाइक आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आप लोन लेकर पैसे जो है जमा कर रहे हैं, तो कंपनी बॉन्ड इशू करके भी पैसे जमा कर सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, लो कॉस्ट में ये चीज़ें हो जाती हैं। बॉन्ड्स की प्राइसिंग कैसे होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो भी प्राइस है उसके ऊपर आप प्राइसिंग ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी 100 रुपीज़ का लेट से, तो यू कैन ऐड समथिंग ओवर दैट एंड मेक योर प्राइसिंग। ठीक है, ये क्या ऐड करेंगे आप? दैट विल बेस्ड अपॉन योर क्रेडिट रेटिंग। अच्छा क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा ऐड करो, अच्छा नहीं है तो कम ऐड करो। इस तरीके से यहाँ पे रिस्क बेस्ड स्प्रेड आपका दिया हुआ है। डिफरेंट फीचर्स है क्योंकि टाइप्स अलग अलग हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के। फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले, फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी, कॉल पुट ऑप्शन के साथ। कॉल पुट ऑप्शन क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ साथ स्ट्रिप्स नाम का है जहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट अलग अलग जो है ट्रेड होता है। ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट किसी को मिल रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट किसी और को मिल रहा है, ऐसा। दैट इज स्ट्रिप्स टाइप। ठीक है, तो इसके बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे, जैब में नहीं शायद कैब में पढ़ोगे। तो मेच्योरिटी अमाउंट यहाँ पर एनुअल, सेमी एनुअल, मंथली, जीरो कूपन बॉन्ड्स वगैरह होते हैं। अब देर इज अ लास्ट थिंग विच इज द इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो लेट अस से ये जो मैम है इन्हें पैसे चाहिए, तो इन्होंने सारे पैसे इनको दे दिए जो भी इनको रिक्वायर्ड है, तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो ये ट्रस्ट बेसिस पे दे दिया एंड कोई भी यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, कोलेटरल नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। सारा पैसा वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। तो सिक्योरिटी कोलेटरल नहीं है तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट
देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उससे भी हाई इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, अनसिक्योर्ड बोरोइंग होता है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, और कॉर्पोरेट्स जो कि कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं एंड मेनली प्राइमरी डीलर से वो खाली इसे इस तरीके से बोरो कर सकते हैं। तो ये प्राइमरी डीलर होना कंपलसरी है टू बोरो दिस। अनसिक्योर्ड होता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग आपका देखा जाता है फॉर दिस। 1 डे टू 1 ईयर का टेनोर हो सकता है, मोस्टली 90 डेज तक ये कॉमन टेनोर होता है। एंड कितना अमाउंट आप बोरो कर सकते हैं, 150% ऑफ द नेट ओन फंड। आपका जितना भी नेट ओन फंड है, लेट से 100 रुपीज़ का नेट ओन फंड है इनका, तो 150% ऑफ दैट, दैट इज 150 रुपीज़ तक ये इस तरीके से इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के थ्रू बोरो कर सकते हैं। सो दीज आर द facts. Okay, this is a homework question. Please pause the video, read the question properly and try to answer it. Okay, so thank you so much. I hope ये सारे concepts आपको अच्छे से समझ में आ गए, and 2 chapters very quickly हमने इसके सारे important topics को discuss किया। If you have any other queries, you can definitely let us know 8146207241 पर, या hello@edutab.co.in पर भी आप बता सकते हैं। If you are liking the video, तो please let us know in the comment section, और हमें आप बता सकते हैं सुरेंद्र सर ने ऐसा पढ़ाया, वैसा पढ़ाया, अच्छा नहीं पढ़ाया, जो भी है hello@edutab.co.in पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत कम टाइम बच गया है, कीप योर कॉन्फिडेंस हाई, कीप गोइंग थ्रू दीज टॉपिक्स, रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।